जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्जाम है ये साथियों आपके 17 अक्टूबर से आप लोग का एग्जाम जो साथियों स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस क्लास में साथियों जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लेकर न्यू पैटर्न इन दोनों पैटर्नों को हम एक साथ जो है यहाँ पे मिक्स किए हैं, जिससे कि आपका यहाँ पे तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है और क्लास के बाद बताइएगा कि आपको ये क्लास जो है कैसा लगा है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पुराणों की संख्या परंपरागत रूप से जो है ना कितनी मानी जाती है। कई बार ये पेपर में आपके ये प्रश्न आ चुका है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए पुराणों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है। तो इनकी संख्या मानी जाती है आपके 18। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि चरक संहिता मुख्यतः किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता जो है ये आप सभी लोग के आयुर्वेद एवं चिकित्सा से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है। तो ऐहोल अभिलेख किस चालुक्य शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सही जवाब पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, पुलकेशीय द्वितीय हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, हैन सोंग भारत किस शासक के शासनकाल में आया था। तो हैन सोंग भारत किस शासक के शासनकाल में आए थे। तो ये आए हुए थे आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न आपसे कि अकबरनामा के लेखक जो है कौन थे। तो अकबरनामा के लेखक जो है जो कि आपके अबुल फजल थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, अबुल फजल होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास जो है ये किस शासक के समय हुआ है। तो मुगल चित्रकला का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ है। तो ये हुए हैं आपके जहांगीर के समय। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जहांगीर के समय। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मनसब शब्द मुगल प्रशासन में किससे जो है संबंधित था। तो मनसब शब्द मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। तो ये आप सभी लोग के पद या रैंक से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पद या रैंक से होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यहाँ पे किए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी होगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेताओं में कौन सा शामिल नहीं था। तो कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेताओं में कौन सा शामिल नहीं था। तो यहाँ पे आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे शामिल। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सॉरी वापस ली थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस की थी। तो ये किए हुए थे आपकी किसकी उपाधि। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगा देंगे, तो आप बताएंगे ये किसकी उपाधि किए थे। तो केसर ए हिंद की उपाधि को वापस किए थे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि कराची अधिवेशन 1931 विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो कराची अधिवेशन 1931 विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आप सभी लोग के मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव के लिए है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, माजुली द्वीप। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, माजुली द्वीप।
चलिए अगला नंबर पूछते हैं कि आरावली पर्वतमाला की सामान्य दिशा जो है क्या है। तो आरावली पर्वतमाला की सामान्य दिशा क्या है, तो यहाँ पे इसकी दिशा जो है यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर पूछते यहाँ पे हैं कि लेटेराइट मिट्टी में सामान्य किस तत्व की जो है अधिकतम पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी में सामान्यतः किस तत्व की अधिकतम पाई जाती है, तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए लगाएंगे, लोहा और एल्युमिनियम अधिकतम पाई जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में गतिमान पिंडों को सामान्यतः किस दिशा में मोड़ता है। तो ये मोड़ते हैं आपके दाईं ओर। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कि सीधे आपके पेपर में पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसके सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता। तो राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता, तो आप बताएंगे इसमें पुराने उत्पाद की पुनः बिक्री का पूरा मूल्य नहीं किए जाते। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का एक संभावित परिणाम क्या हो सकता है यदि उत्पादन उसी अनुपात में न बढ़े। तो आप बताएंगे इसमें जो है मुद्रास्फीति का दबाव नहीं हो सकता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है, बैंक दर में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य जो है क्या हो सकता है। चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि बैंक दर में वृद्धि का सामान्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसमें आपके ऋण को महंगा कर मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सामान्यतः जो है ये क्या शामिल होता है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सामान्यतः क्या शामिल होता है, तो इसमें आप सभी लोग के विदेशी निवेश यहाँ पे निवेशक द्वारा किसी देश के उद्यम में दीर्घकालिक नियंत्रणकारी निवेश होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 कि संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है इसकी आयु यहाँ पे 65 वर्ष होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है इसकी आयु हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 62 वर्ष। चलिए अगला नंबर पूछते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है। तो संसदीय विशेषाधिकार मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये आप सभी लोग के संबंधित है सांसद के स्वतंत्र संसदीय कार्य के लिए प्राप्त अधिकार एवं संरक्षण। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के महान्यवादी को संसद में क्या यहाँ पे अधिकार प्राप्त है। तो भारत के महान्यवादी को संसद में क्या अधिकार जो है प्राप्त है, तो इनको अधिकार प्राप्त क्या है, तो बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का प्रमुख स्थान कौन सा कोशिकांग है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का प्रमुख स्थान कौन सा कोशिकांग है, तो यहाँ पे आप सभी लोग का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मनुष्य में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है क्या है। तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा, तो इसमें आपका ऑक्सीजन का परिवहन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन है आपसे कि पास्कल जो है ये किस भौतिक राशि की SI इकाई है। तो पास्कल जो है ये किस भौतिक राशि की SI इकाई है, तो ये आपके दाब के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, दाब के होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है जो कि आपके पेपर में इस बार पूछे जाएंगे, किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने पर उसका वेग क्या होगा।
तो याद रखेंगे आप कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने पर उसका वेग जो है स्थिर रह सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्थिर रह सकता है। चल अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे 29 है कि अभिमान का विलोम क्या है। तो अभिमान का विलोम होता है यहाँ पे विनम्रता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विनम्रता होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर है कि आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। तो आकाश का जो पर्यायवाची है यह आप सभी लोगों का गगन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गगन होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस बार आपके पेपर में आएगा कि वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य में तेज किस रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये आप सभी लोग के हो गए हैं क्रिया विशेषण में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, क्रिया विशेषण में। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप कि मोहन और सोहन आए, वाक्य में और कौन सा अव्यय है। तो मोहन और सोहन आए, वाक्य में और कौन सा यहाँ पे अव्यय है। तो ये आप सभी लोग का हो जाएगा समुच्चय बोधक। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, समुच्चय बोधक होगा। चल अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर है कि कादम्बरी के रचयिता जो है ना कौन थे। चलिए बताइए। तो कादम्बरी के रचयिता जो कि बाणभट्ट थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बाणभट्ट होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 34। क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता जो है कौन है। चलिए बताइए। तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता जो कि कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कालिदास होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 35 कि संगीत रत्नाकर के लेखक जो है कौन थे। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे। तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक है इसके लेखक जो है सारंग देव हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सारंग देव होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 36 है कि अमरावती कला शैली का प्रमुख विकास जो ये किस क्षेत्र में हुआ है। तो अमरावती कला क्षेत्र का प्रमुख विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका विकास हुए हैं दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए सही जवाब है, दक्षिण भारत में होगा। चल अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि क्रिप्स प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता क्या थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता जो कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि वेवेल योजना किस वर्ष जो है प्रस्तुत की गई थी। तो वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो वेवेल योजना जो है ये आपके 1945 में प्रस्तुत की गई। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि राजस्व प्राप्ति में निम्न में से कौन जो है शामिल होता है। तो राजस्व प्राप्ति में निम्न में से कौन शामिल होता है। तो इसमें आप सभी लोग का कर एवं गैर कर राजस्व होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका पी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में नौकरशाही की प्रमुख विशेषता कौन सी मानी जाती है। तो लोक प्रशासन में नौकरशाही की प्रमुख विशेषता कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित प्रशासन होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।